पार्ट 3 का आगे का भाग। अभी जमींदार का प्यादा आ जाए तो अपने सर पर भूसा लाद कर पहुंचाओगे तुम्हारा लड़का लड़की सब, और वहां साइन मन मन लड़की लकड़ी भी फाड़नी पड़े। जमींदार की बात कुछ और है। हाँ, वो डंडे जोर से काम लेता है ना। उसके खेत नहीं जोतते? अरे खेत जोतते हैं तो लगान नहीं देते। अच्छा भाई, जान न खा, हम दोनों चले जाएंगे। कहाँ से कहाँ मैंने इन्हें भूसा देने को कह दिया। या तो चलेगी नहीं, या चलेगी तो दौड़ने लगेगी। तीनों खांचे भूसे से भर दिए गए। गोबर कूद रहा था। अपने बाप के व्यवहारों में जरा भी उसे विश्वास न था। वो समझता था कि ये जहाँ जाते हैं वहां कुछ ना कुछ घर से खो के आते हैं। धनिया तो बहुत खुश थी। रहा होरी, वह धर्म और स्वार्थ के बीच में डूब उतरा था। होरी और गोबर मिलकर एक खांचा बाहर लाए। भोला ने तुरंत अपने अगोड़े का बीड़ा बनाकर सर पर रखते हुए कहा, मैं इसे रखकर अभी आता हूँ, एक खांचा और लूंगा। होरी बोला, एक नहीं, अभी 2 और भरे धरे हैं और तुम्हें आना नहीं पड़ेगा। मैं और गोबर एक एक खांचा लेकर तुम्हारे साथ ही चलते हैं। भोला स्तब्धित हो गया। होरी उसे अपना भाई बल्कि उससे भी निकट जान पड़ा। उसे तो अपने भीतर एक ऐसी तृप्ति का अनुभव हुआ जैसे मानो उसके संपूर्ण जीवन को हरा दिया। तीनों भूसा लेकर चले तो राह में बातें होने लगी। भोला ने पूछा, दशहरा आ रहा है, मालिके के द्वार पर तो बड़ी धूमधाम होती होगी। हाँ, तंबू समियाना गाड़ रहा है। अब की लीला मैं भी काम करूंगा। राय साहब ने कहा है तुम्हें राजा जनक का माली बनना पड़ेगा। मालिक तुमसे बड़े खुश हैं। अरे उनकी दया है। एक क्षण के बाद भोला ने फिर पूछा, सगुन करने के रुपए का कुछ जुगाड़ कर लिया? माली बन जाने से तो गला ना छूटेगा। होरी ने अपने मुंह का पसीना पोंछकर कहा, अरे उसी की चिंता तो मारे डालती है दादा। अनाज तो सब का सब खलिहान में तुल गया। जमींदार ने अपना लिया, महाजन ने अपना लिया। मेरे लिए 5 सेर अनाज बच रहा। यह भूसा तो मैंने रातों रात ढोकर छिपा दिया था, नहीं तो तिनका भी न बचता। जमींदार तो एक ही है, मगर महाजन वो तो 3-3 है। सवाइन अलग, मगरू अलग, दाता दीत अलग। हो, किसी का भी ब्याज पूरा न कर पाता। जमींदार के भी आधे रुके बाकी पड़े हैं। सहुआइन ने फिर उधार दिए हैं तो काम चला। सब तरह किफायत करके देख लिया भैया, कुछ नहीं होता। हमारा जन्म इसीलिए हुआ है कि अपना रक्त बहाए, बड़ों का घर भरे। मूल का दुगना सूद भर चुका, पर मूल जो का द्यों सर पर सवार है। लोग कहते हैं सर्दी गर्मी में तीरथ बरत में हाथ बांध कर खर्च करो, मुझे रास्ता कोई नहीं दिखाता। राय साहब ने बेटे के ब्याह में 20,000 रुपए लुटा दिए, लेकिन उनसे कोई कुछ नहीं कहता। मगरू ने अपने बाप के क्रियाक्रम में 5,000 लगा दिए, उससे भी कोई नहीं पूछता। वैसा ही मर्जात तो सबकी है। भोला ने करुण भाव से कहा, बड़े आदमियों की बराबरी तुम कैसे कर सकते हो भाई? अरे आदमी तो हम भी हैं। कौन कहता है तुम आदमी हो? इसमें अदामियत कहाँ है? आदमी वह है जिसके पास धन है, अख्तियार है, इल्म है। हम लोग तो बैल हैं, बैल, और जुतने के लिए पैदा हुए हैं। उस पर एक दूसरे को देख नहीं सकता, एक का नाम नहीं। एक किसान दूसरे के खेत पर ना चढ़े तो कोई जाफा कैसे करे? प्रेम तो संसार से उठ गया। बूढ़ों के लिए अतीत के सुखों और वर्तमान के दुखों और भविष्य के सर्वनाश से ज्यादा मनोरंजक और कोई प्रसंग नहीं होता। दोनों मित्र अपने अपने दुखड़े रोते रहे। भोला ने अपने बेटों के करतूत सुनाए, होरी ने अपने भाइयों का रोना रोया। तब कुएं पर बोझ रखकर पानी पीने के लिए बैठ गए। गोबर ने बनिए से लोटा मांगा और पानी खींचने लगा। भोला ने सहृदयता से पूछा, अलगौजे के समय तो तुम बड़ा रंज हुआ होगा, भाइयों को तो तुमने बेटों की तरह पाला था। होरी अर्ध कंठ से बोला, कुछ ना पूछो दादा, यही जी चाहता था कि कहीं जाके डूब मरूं। मेरे जीते जी सब कुछ हो गया। जिनके पीछे अपनी जवानी धूल में मिला दी वो मेरे मुद्दई हो गए। और झगड़े की जड़ क्या थी? यही कि मेरी घरवाली हार के काम करने के लिए क्यों नहीं जाती। पूछो, घर देखने वाला भी तो कोई चाहिए ना। लेना देना, धरना उठाना, संभालना सहेजना, ये कौन करे? फिर वह घर पर बैठी तो नहीं रहती थी। झाड़ू बुहारू, रसोई चौका बर्तन, लड़कों की देखभाल, ये कोई थोड़ा काम है? शोभा की औरत घर संभाल लेती,
कि हीरा की औरत में यह सलीका था। जब से अलगोजा हुआ है दोनों घरों में एक जून रोटी पकती है। नहीं, सबको दिन में 4 बार भूख लगती थी पहले, अब खाएं 4 दफे तो देखूं। इस मालिकपन में गोबर की माँ की जादुई दुर्गति हुई है, वह मैं ही जानता हूँ। बेचारी अपने देवरानियों के फटे पुराने कपड़े पहनकर दिन काटती थी, खुद भूखी सो रही होगी, लेकिन बहुओं के लिए जलपान तक का ध्यान रखती थी। अपनी देह पर गहने का कच्चा धागा भी न था, देवरानियों के लिए 2-4 गहने बनवा दिए। सोने के ना सही चांदी के तो हैं। जलन यही थी कि यह मालिक क्यों है। बहुत अच्छा हुआ कि अलग हो गए, मेरे सिर से बड़ा टली। भोला ने एक लोटा पानी चढ़ाकर कहा, यही हाल घर घर है भैया। भाइयों की बात ही क्या, यहाँ तो लड़कों से भी नहीं पटती। और पट्टी इसलिए नहीं कि मैं किसी की कुचाल देखकर मुंह नहीं बंद कर सकता। तुम जुआ खेलोगे, चरस पियोगे, गांजे का दम लगाओगे, मगर आए किसके घर से? खर्चा करना चाहते हो तो कमाओ, मगर कमाई तो किसी से ना होगी। खर्च दिल खोल कर करेंगे। जेठा कामता सौदा लेकर बाजार जाएगा तो आधे पैसे गायब, पूछो तो कोई जवाब नहीं। छोटी जंगी है, वह संगत के पीछे मतवाला रहता है। सांझ हुई और ढोल मजीरा लेकर बैठ गए। संगत को मैं बुरा नहीं कहता, गाना बजाना ऐब नहीं, लेकिन यह सब काम फुर्सत के नहीं है। यह नहीं कि घर का पहले काम कर लो, 8 पहर उसी धन में पड़े रहो। जाती है मेरे सर, सानी पानी में करूं, गाय भैंस मैं दूहूं, दूध लेकर मैं बाजार जाऊं। यह गृहस्थी जी का जंजाल है। सोने की हंसिया जिसे ना उगले बनता है ना निगले। लड़की है जुनिया, वह भी नसीब की खोटी। तुम तो उसकी सगाई में आए थे, कितना अच्छा घर बार था। उसका आदमी बम्बई में दूध की दुकान करता था। वह दिनों वहाँ मुसलमान हिंदू मुसलमान में दंगा हुआ तो किसी ने उसके पेट में छुरा भोंक दिया, घर ही चौपट हो गया। वहाँ अब उसका निभाह नहीं। जाकर लिवा लिया दूसरी सगाई कर दूंगा, मगर वो राजी नहीं होती। अब दोनों भावजे हैं, रात दिन उसे जलाती रहती है। घर में महाभारत मचा रहता है। विपत की मारी यहाँ आई, यहाँ भी चैन नहीं। इन्हीं दुखड़ों में रास्ता कट गया। भोला का पुरवा था तो छोटा, मगर बहुत गुलजार। अधिकतर अहीर ही बसते थे और किसानों के देखते ही इनकी दशा बहुत बुरी ना थी। भोला गांव का मुखिया था। द्वार पर बड़ी सी चलनी थी जिस पर 10-12 गायें भैंसें खड़ी सानी खा रही थी। उस सारे में एक बड़ा सा तख्त पड़ा था जो शायद 10 आदमियों से भी ना उठता। किसी खोटी पर ढोलक लटक रही थी, किसी पर मजीरा। एक ताक पर कोई पुस्तक बस्ते से बंधी हुई थी जो शायद रामायण हो। दोनों बहुएं सामने बैठी गोबर पात रही थी और जुनिया चौखट पर खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थी और नाक के सिरे पर भी सुर्खी थी। मालूम होता था अभी रो कर उठी है। उसके मांसल स्वस्थ सुगठित अंगों में मानो यौवन लहरें मार रहा था। मुंह बड़ा और गोल था, कपोल फूले हुए, आंखें छोटी, भीतर धसी हुई, माथा पतला, पर वक्ष पर उभार और गात का वही गुदगुदापन आंखों को खींचता था। उस पर छपी हुई गुलाबी साड़ी उसे और भी ज्यादा शोभा प्रदान कर रहा था। भोला को देखते ही उसने लपक कर उनके सर से खांचा उतरवाया। भोला ने गोबर और होरी के खांचे उतरवाए और जुनिया से बोला, पहले एक चिलम भर ला, फिर थोड़ा सा रस बना ले। पानी ना हो गया तो गगरा ला, मैं खींच दूं। होरी महतों को पहचानती है ना? फिर होरी से बोला, घरनी के बिना घर नहीं रहता भैया। पुरानी कहावत है, नाटन खेतीन बहुराइन घर। नाटे बैल क्या खेती करेंगे और बहुएं क्या घर संभालेंगी। जब से इसकी माँ मरी है जैसे घर की बरकत ही उड़ गई है। बहुएं आटे पात लेती हैं पर गृहस्थी चलाने क्या जाने। हाँ, मुंह चलाना खूब जानती हैं। लौंडे कहीं फड़ पर जमे होंगे, सब के सब आलसी हैं, कामचोर। जब तक जीता हूँ इनके पीछे मरता हूँ, मर जाऊंगा तो आप सर पर हाथ रख कर धोएंगे। लड़की भी वैसी ही है, छोटा सा ओढ़ना भी करेगी तो भुनभुना कर। मैं तो सह लेता हूँ, खसम थोड़ी सहेगा। जुनिया का एक हाथ में भुरी हुई चिलम, दूसरे में लोटे का रस लिए बड़ी फुर्ती से आ पहुंची। फिर रस्सी और कलसा लेकर पानी भरने चल पड़ी। गोबर ने उसके हाथ से कलसा लेने के लिए हाथ बढ़ाकर जेबते हुए कहा, तुम रहने दो, मैं भर लाता हूँ। जुनिया ने कलसा ना दिया। कुएं के जगत पर जाकर मुस्कुराती हुई बोली, तुम हमारे मेहमान हो, कहोगे एक लोटा पानी भी किसी से ना दिया। अरे मेहमान कहाँ से हो गया, तुम्हारा पड़ोसी ही तो हूँ।
पड़ोसी साल भर में एक बार भी सूरत न दिखाए तो मेहमान ही हैं। रोज रोज आने से मर्जाद भी तो नहीं रहती। जुनिया हंसकर तिरछी नजरों से देखकर बोली, अच्छा वही मर्जाद तो दे रही हूँ। महीने में एक बेर आओगे ठंडा पानी दूंगी, 15वें दिन आओगे चिलम पाओगे, 7वें दिन आओगे खाली बैठने को माची दूंगी, रोज रोज आओगे कुछ ना पाओगे। दर्शन तो दोगी? दर्शन के लिए पूजा करनी पड़ेगी। यह कहते कहते जैसे उसकी भूली हुई बात याद आ गई। उसका मुंह उदास हो गया। वह विधवा है। उसके नारित्व के द्वार पर पहले उसका पति रक्षक बना बैठा रहता था। वह निश्चिंत थी। अब उस द्वार पर कोई रक्षक न था, इसलिए वह उस द्वार को सदैव बंद रखती थी। कभी कभी घर के सूनेपन से उतरवाकर वह द्वार खोलती है। वह किसी को आते देखकर भयभीत होकर दोनों द्वार बंद कर लेती है। गोबर ने कलसा भरकर निकाला। सबों ने रस पिया और एक चिलम तंबाकू और पीट कर खोले। भोला ने कहा, तुम कल आकर गाय ले जाना। गोबर, इस बखत तो सानी खा रही है। गोबर की आंखें उस गाय पर लगी हुई थी और मन ही मन में मुग्ध हुआ जाता था। गाय इतनी सुंदर और सुडौल थी कि मानो उसे कल्पना भी ना की हो। होरी ने लोभ से रोक कर कहा, मंगवा लूंगा, जल्दी क्या है? तुम्हें जल्दी ना हो, हमें तो जल्दी है। उसे द्वार पर देखकर तुम्हें वह बात याद रहेगी। उसकी मुझे बड़ी फिक्र है दादा। तो कल गोबर को भेज देना। दोनों ने अपने अपने खांचे सर पर रखे और आगे बढ़े। दोनों इतने प्रसन्न थे मानो ब्याह करके लौटे हो। होरी तो अपने चिर संचित अभिलाषा के पूरे होने का हर्ष था और बिना पैसे के गोबर को इससे बहुमूल्य वस्तु मिल गई थी। मानो उसके मन की अभिलाषा जाग उठी। अवसर पाकर उसने पीछे देखा। जुनिया द्वार पर खड़ी थी, मन आशा की भांति अधीर और चंचल। पार्ट 4। होरी को रात भर नींद नहीं आई। नीम के तले पेड़ तले अपने बांस की खाट पर पड़ा बार बार तारों की ओर देखता था। गाय के लिए एक नांद गाड़नी है। बैलों से अलग उसकी नांद रहे तो अच्छा। अभी तो रात को बाहर ही रहेगी, लेकिन चौमासे में उसके लिए कोई दूसरी जगह ठीक करनी होगी। बाहर लोग नजर लगा देते हैं। कभी कभी तो ऐसा टोना टोटका कर देते हैं कि गाय का दूध ही सूख जाता है। थन में हाथ ही नहीं लगाने देती, लात मारती है। नहीं, बाहर बांधना ठीक है, और बाहर नाद भी गान कौन गाने देगा। कारिंदा साहब नजर के लिए मुंह फुलाएंगे। छोटी छोटी बात के लिए राय साहब के पास फरियाद लेकर जाना भी तो अच्छा नहीं। और कारिंदे के सामने मेरी सुनता कौन है? उससे कुछ कहूं तो कारिंदा दुश्मन हो जाए। जल में रहकर मगर से बैर करना एक लड़कपन है। भीतर ही बांधूंगा। आंगन है तो छोटा सा, लेकिन एक मड़िया डाल देने से काम चल जाएगा। अभी पहला ही बयान है। 5 सेर से कम क्या दूध देगी? सेर भर तो गोबर को ही चाहिए। रुपया दूध देकर कैसे ललचाती रहती है। अब पिए जितना चाहे। कभी कभी 2-4 सेर मालिकों को दयाया करूंगा। कारिंदा साहब की पूजा भी करनी होगी और भोला के रुपए भी दे देने चाहिए। सगाई के ढकोसले में उसे क्या डालूं? मैं आदमी अपने ऊपर इतना विश्वास कर देगा कि उसे दगा करना नीचता है। 80 रुपए की गाय मेरे विश्वास पर दे दी। नहीं, यहाँ तो कोई 1 पैसे को नहीं पतियाता। सन में क्या कुछ ना मिलेगा। अगर 25 रुपए भी दे दूं तो भोला को ढाढ़स हो जाए। धनिया से नाहक बता दिया। चुपके से गाय लेकर बांध देता तो चकरा जाती। लगती पूछने, किसकी गाय है, कहाँ से लाए हो? खूब देख करके बात बताता। लेकिन जब पेट में बात पचे तब ना। कभी 2-4 पैसे ऊपर से आ जाते, उसको भी नहीं छिपा सकती। और ये अच्छा भी है, उसे घर की चिंता रहती है। अगर उसे मालूम हो जाए कि इसके पैसे भी रहते हैं तो फिर नखरे बघारने लगे। गोबर जरा आलसी है। नहीं, मैं गऊ की ऐसी सेवा करता कि जैसी चाहिए। आलसी वालसी कुछ नहीं। इस उम्र में कौन आलसी नहीं होता। मैं भी दादा के सामने मटर गश्ती किया करता था। बेचारे पहर रात से कुट्टी काटने लगते, कभी द्वार पर झाड़ू लगाते, कभी खेत में खाद फेंकते। मैं पड़ा सोता रहता था। कभी जगा देते तो मैं बिगड़ जाता, घर छोड़कर भागने की धमकी दे देता। लड़के जब अपने माँ बाप के सामने भी जिंदगी का थोड़ा सा सुख न भोगेंगे तो फिर जब अपने सर पर पड़ेगी तो क्या भोगेंगे। दादा के मरते ही क्या मैंने घर नहीं संभाल लिया? सारा गांव यही कहता है कि होरी तो घर बर्बाद कर देगा। लेकिन सर पर बोझ पड़ते ही मैंने ऐसा चोला बदला कि लोग देखते रह गए। शोभा और हीरा अलग ही हो गए। नहीं, आज इन घर में एक ही बात होती। 3 हल एक साथ चलते।
अब तीनों अलग अलग चलते हैं, बस समय का फेर है। धनिया का क्या दोष था? बेचारी जब से घर में आई कभी तो आराम से ना बैठी, डोलीते से उतरते ही सारा काम सर पर उठा लिया। अम्मा को पान की तरह फेरती रहती थी। जिसने घर के पीछे अपने को मिटा दिया, देवरानियों से काम करने को कहती थी तो क्या बुरा करती थी? आखिर उसे भी तो कुछ आराम मिलना चाहिए। लेकिन भाग्य में आराम लिखा होता तो सब मिलता। तब देवरों के लिए मरती थी, अब अपने बच्चों के लिए मरती है। इतनी सीधी गमखोर निर्छल न होती तो आज शोभा और हीरा जो मूछों पर ताव देते फिरते हैं कहीं भीख मांग रहे होते। आदमी कितना स्वार्थी हो जाता है, जिसके लिए लड़ो वही दुश्मन बन जाता है। होरी ने फिर पूर्व की ओर देखा। शायद भिनसार हो रहा था। गोबर काहे को जगने लगा? नहीं, कह के तो यही सोचा था कि मैं अंधेरा चाहे अंधेरा होते ही चले जाऊंगा, जाकर नाक तो गाड़ दूं। लेकिन नहीं, जब तक गाय द्वार पर ना आ जाए नाद गाड़ना ठीक नहीं। कहीं भोला बदल गए या किसी कारण से गाय न दी तो सारा गांव तालियां पीटने लगेगा। चले थे गाय लेने, पट्टे ने इतनी फुर्ती से नाद गाड़ दी मानो इसी की कसर थी। भोला तो अपने घर का मालिक, लेकिन जब लड़के सयाने हो गए तो बाप की कौन चलती है? कामता और जंगड़ी अकड़ जाए तो क्या भोला से अपने मन की गाय मुझे दे देगा? कभी नहीं। सहसा गोबर चौंक कर उठ बैठा और आंखें मलता हुआ बोला, अरे ये तो भोर हो गई, तुमने नाद गाड़ दी गाय? होरी गोबर के सुगठित शरीर की ओर चौड़ी छाती से और गर्व से देखकर और मन में ये सोचते हुए कि कहीं उसे इस गोबर से गोरस मिलता तो कैसा पट्टा हो जाता, बोला, नहीं अभी तो नहीं गाड़ी, सोचा कहीं ना मिले तो नाहक भद्द हो। गोबर ने त्योरी चढ़ाकर कहा, मिलेगी क्यों नहीं? अरे उसके मन में कोई चोर बैठ जाए, चोर बैठे या डाकू, गाय तो उसे देनी ही पड़ेगी। गोबर ने कुछ ना कहा, लाठी कंधे पर रखी और चल दिया। होरी उसे जाते हुए देखता रहा, अपना कलेजा ठंडा करता रहा। अब लड़के की सगाई में देर न करनी चाहिए। सत्रवा लग गया है, मगर कैसे करें? कहीं पैसे के दर्शन हो। जब से तीनों भाइयों में अलगौजा हो गया है, घर की साख जाती रही। मैं तो लड़का देखने आता है, पर घर की दशा देखकर मुंह फीका करके चले जाते हैं। एक दो राजी भी हुए तो रुपए मांगते हैं। 200-300 लड़की का दाम चुकाए और इतनी ही ऊपर से खर्च करे तो जाकर ब्याह हो। कहाँ से आए इतने रुपए? रास खलिहान में तुल जाती है, खाने भर को नहीं बचता, ब्याह कहाँ से हो? और अब तो सोना ब्याहने योग्य हो गई है। लड़के का ब्याह ना हुआ ना सही, लड़की का ब्याह ना हुआ तो सारी बिरादरी में हंसी होगी। पहले तो उसी की सगाई करनी है, बाद में देखेंगे गोबर का। एक आदमी ने आकर राम राम की और पूछा, तुम्हारी कोठी में कुछ बास होंगे? मैं तो। होरी ने देखा, दमड़ी बसौर सामने खड़ा है, नाटा, काला, खूब मोटा, चौड़ा मुंह, बड़ी बड़ी मूछें, लाल आंखें, कमर में बस काटने की कटार खोसे हुए। साल में 1-2 बार आकर चीके कुर्सियां, मोटे, टोकरियां आदि बनाने के लिए बांस काट ले जाता था। होरी खुश हो गया। मुट्ठी गर्म होने की कुछ आशा बची थी। चौधरी को ले जाकर अपनी तीनों कोठियां दिखाई, मोल भाव किया। 25 रुपए सैकड़े में 50 बांसों का आंकड़ा कर ले लिया। फिर दोनों लौटे। होरी ने उसे चिलम पिलाई, जलपान कराया, तब रहस्यमय भाव से बोला, मेरे बांस कभी 30 रुपए से कम नहीं जाते, लेकिन तुम घर के आदमी हो, तुमसे क्या मोल भाव करता? तुम्हारा वो लड़का जिसकी सगाई हुई थी अभी परदेश से लौटा कि नहीं? चौधरी ने चिलम का दम लगाकर खांसते हुए कहा, उस लौंडे के पीछे तो मर मिटा मैं तो। जवान बहू घर में बैठी थी, बिरादरी की एक दूसरी औरत के साथ परदेश में मौज करने चल दिया। बहू भी दूसरे के साथ निकल गई। बड़ी नाकिस जात है, मैं तो किसी की नहीं होती। कितना समझाया कि तू जो चाहे खा, चाहे पहन, मेरी नाक न कटवा, मुदा कौन सुनता है। औरत को भगवान सब कुछ दे, रूप ना दे, नहीं वो काबू में नहीं रहती। कोठियां तो बट गई होंगी ना फिर। होरी ने आकाश की ओर देखा और मानो उसकी महानता में उड़ता हुआ बोला, सब कुछ बट गया चौधरी। जिनको लड़की की तरह पाला पोसा, अब वो बराबर के हिस्सेदार है, लेकिन भाई का हिस्सा खाने की अपनी नीयत नहीं है। इधर तुमसे रुपए मिलेंगे, उधर दोनों भाइयों को बांट दूंगा। 4 दिन की जिंदगी में क्यों किसी के से छल कपट करूं? नहीं कह दूं कि 20 रुपए सैकड़े में बेचे हैं, तो उसे क्या पता चलेगा? तुम मुझसे थोड़ी कहने जाओगे। मैंने तो बराबर अपने भाइयों को समझा है। व्यवहार में हम भाई का अर्थ कितना दुरुपयोग करें, लेकिन उसकी भावना में जो पवित्रता है वो हमारी कलीमा से भी मलिन नहीं होती। होरी ने अप्रत्यक्ष रूप से प्रस्तावना करके
चौधरी के मुंह की ओर देखा। वह स्वीकार करता है या नहीं? उसके मुख पर कुछ ऐसा मिथ्या विनीत भाव प्रकट हुआ जो भिक्षा मांगते समय मोटे भिक्षकों पर आ जाता था। चौधरी ने हीरा का आसन पाकर चाबुक जमाया। हमारा तुम्हारा पुराना भाईचारा है, मैं तो ऐसी बात है भला, लेकिन बात यह है कि ईमान आदमी बेचता है तो किसी लालच से। 20 रुपये नहीं, मैं 15 रुपये कहूँगा, लेकिन जो 20 रुपये के दाम लो। होरी ने खिसिया कर कहा, तुम तो चौधरी अंधेर करते हो। 20 रुपये में कहीं ऐसे बास जाते हैं? ऐसे क्या, इससे अच्छे बास मिलते हैं 10 रुपये पे। हाँ, 10 कोस और पश्चिम चले जाओ, मोल बास का नहीं है, शहर के नगीच होने का है। आदमी सोचता है जितनी देर वहां जाने में लगेगी उतनी देर में तो 2-4 रुपए का काम हो जाएगा। सौदा पट गया। चौधरी ने मिर्जई उतार कर छान कर रख दी। बांस काटने लगा। ऊख की सिंचाई हो रही थी। हीरा बहू कलेवा लेकर कुएं पर जा रही थी। चौधरी को बांस काटते देखकर घूंघट से अंदर से बोली, कौन बांस काटता है? यहाँ बांस ना कटेंगे। चौधरी ने हाथ रोककर कहा, मोल लिए हैं, 15 रुपए सैकड़े का बयाना हुआ है, सेंत में नहीं काट रहे। हीरा बहू अपने घर की मालकिन थी। उसी के विद्रोह में भाइयों से अलगौजा हुआ था। धनिया को परास्त करके शेर हो गई थी। हीरा कभी कभी उसे पीटता था। अभी हाल में इतना मारा था कि वहां कई दिन तक खाट से उठ न सकी, लेकिन अपना पदाधिकार वह किसी तरह न छोड़ती थी। हीरा क्रोध में उसे मारता था, लेकिन चलता था उसी के इशारों पर, उस घोड़े की भांति जो कभी कभी स्वामी को लात मारकर भी उसी के आसन के नीचे बैठा रहता है। कलेवे की टोकरी सर से उतार कर बोली, 15 रुपए में हमारे बास न जाएंगे। चौधरी औरत जात से इस विषय में बातचीत करना नीति विरुद्ध समझते थे। बोले, जाकर अपने आदमी को भेज दे, जो कहना होगा वो आकर कहेगा। हीरा, बहू का नाम पुन्नी है, बच्चे 2 ही हुए थे, लेकिन ढल गई थी। बनाव सिंगार के समय से आघात का शमन करना चाहती थी, लेकिन गृहस्थी में भोजन का ही ठिकाना न था। श्रृंगार के लिए पैसे कहाँ से आते? इस अभाव और विषव्यवस्था ने उसकी प्रकृति को चल सुखाकर कठोर और शुष्क बना दिया था, जिस पर एक बार फावड़ा भी उचट जाता था। समीप आकर चौधरी का हाथ पकड़ने की चेष्टा करती हुई बोली, आदमी को क्यों भेजूं? जो कुछ कहना हो मुझसे कहो ना, मैंने कह दिया मेरे बास ना कटेंगे। चौधरी हाथ छुड़ाता हुआ और पुन्नी बार बार हाथ पकड़ लेती है। 1 मिनट तक यही हाथापाई होती रही। अंत में चौधरी ने उसे जोर से पीछे ढकेल दिया। पुन्नी धक्का खाकर गिर पड़ी, मगर फिर संभली और पांव से तल्ली निकालकर चौधरी के सिर, मुंह, पीठ पर अंधाधुंध जमाने लगी। बोनसर होकर ढकेल दे, यह अपना अपमान मारती जाती थी और रोती भी जाती थी। चौधरी उसे धक्का देकर नारी जाति पर बल प्रयोग करके गच्छा खा चुका था। खड़े खड़े मार खाने के सिवा इस संकट से बचने के उसके पास कोई दवा न थी। पुन्नी का रोना सुनकर होरी भी दौड़ा हुआ आया। पुन्नी ने उसे देखकर और जोर से चिल्लाना शुरू किया। होरी ने समझा चौधरी ने पुनिया को जो मारा है। खून ने जोश मारा और अलगोचे की ऊंची बांध को तोड़ता हुआ वह सब कुछ अपने अंदर समेटने के लिए बाहर निकला। चौधरी को जोर से एक लात जमाकर बोला, जब अपना भला चाहते हो चौधरी तो यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम्हारी लहास उठेगी। तुमने अपने को समझा क्या है? तुम्हारी इतनी मजाल कि मेरी बहू पर हाथ उठाओ। चौधरी कसमें खा खाकर अपनी सफाई देने लगा। तल्लियों की चोट में उसकी अपराधी आत्मा मौन थी। यह लात उसे निरपराध मिली और उसके फूले हुए गाल आंसुओं से भीग गए। उसने तो बहू को छुआ भी नहीं। क्या वो इतना गवार है कि महतो के घर की बहू पर हाथ उठाएगा? होरी ने अविश्वास करके कहा, आंखों में धूल मत झोंको चौधरी, तुमने कुछ कहा नहीं तो बहू झूठ मूठ रोती है। रुपए की गर्मी है तो वह भी निकाल दी जाएगी। अलग है तो क्या हुआ है, तो एक ही खून। कोई तिरछी आंख देख ले तो आंख निकाल ले। पुन्नी चंडी बनी हुई थी, गला फाड़ फाड़ कर बोली, तूने मुझे धक्का देकर नहीं गिराया है, जा अपने खा बेटे की कसम। होरी ने भी खबर मिली कि चौधरी और पुनिया में लड़ाई हो रही है। चौधरी ने पुनिया को धक्का दे दिया। पुनिया ने उसे अपनी तल्लियों से पीटा। वह पुर वहीं छोड़ा और ओंगी के लिए घटनास्थल की ओर चला गया। गांव में अपने क्रोध के लिए प्रसिद्ध था। छोटा डील, गठा हुआ शरीर, आंखें कौड़ी की तरह निकल आई थी और गर्दन की नसें तन गई थी, मगर उसे चौधरी पर गुस्सा ना था, क्रोध था पुनिया पर। वह क्यों चौधरी से लड़ी? क्यों उसने इज्जत को मिट्टी में मिला दिया? मंसूर के लड़ने झगड़ने की क्या उसे प्रयोजन था? उसे जाकर हीरा से सारा समाचार कह देना चाहिए था। हीरा जैसा उचित समझता करता, वह उससे लड़ने क्यों लग गई?
उसका बस होता तो पुनिया को पर्दे में रखता। पुनिया किसी बड़े से मुंह खोलकर बात करे, यह उसे असहाय था। वह खुद जितना उद्दंड था, पुनिया को उतना ही शांत रखना चाहता था। जब भैया ने 15 रुपए में सौदा कर दिया तो बीच में कूदने वाली ये कौन होती है। आते ही उसने पुन्नी का हाथ पकड़ लिया और घसीटता हुआ अलग ले जाकर, लाते जमाने हरामजादी, तू हमारी नाक कटाने पर लगी हुई है। तू छोटे छोटे आदमियों से लड़ती फिरती है, किसी पगड़ी नीची होती है बता। एक लात और जमा कर कहता है, हम तो कहाँ वहाँ कलेऊ की बात देख रहे हैं, तू यहाँ लड़ाई ढाने बैठी है। इतनी बेशर्मी, आँख का पानी ऐसा गिर गया खोद कर गाड़ दूं। पुन्नी हाय हाय करती जाती थी और कोसती जाती थी। तेरी मिट्टी उठे तुझे हैजा हो जाए, तुझे मरी आए, देवी मैया तुझे लील जाए, तुझे इन्फ्लुएंजा हो जाए, भगवान करे तू कोड़ी हो जाए, हाथ पांव कट जाए। और गालियां तो हीरा खड़ा खड़ा सुनता रहा, लेकिन ये पिछली गाली उसे लग गई। हैजा मरी आदि का विशेष कष्ट न था। इधर बीमार पड़े उधर विदा हो गए, लेकिन कोड़ ये घिनौनी मौत, उससे भी घिनौना जीवन। वह तिलमिला उठा, दांत पीसता हुआ फिर पुनिया पर झपटा और झोड़े पकड़कर उसके सर जमीन पर रगड़ता हुआ बोला, हाथ पांव कटकर गिर जाएंगे तो मैं तुझे लेकर चाटूंगा। तू ही मेरे बाल बच्चों को पालेगी, तू ऐसी गृहस्थी चलाएगी, तू तो दूसरा भरतार लेकर किनारे हो जाएगी। चौधरी को पुनिया की इस दुर्गति पर दया आ गई। हीरा को उदारता पूर्वक समझाने लगा, हीरा मैं तो अब जाने दो, बहुत हुआ। क्या हुआ, बहू ने मुझे मारा, मैं तो छोटा नहीं हो गया। धन्य भाग कि भगवान ने यह दिन तो दिखाया। हीरा ने चौधरी को डांटा, तुम चुप रहो चौधरी, नहीं मेरे क्रोध में पड़ जाओगे तो बुरा होगा। औरत जात इसी तरह बकती है, आज को तुमसे लड़ गई, कल को दूसरे से लड़ जाएगी। तुम भले मानस हो, हंसकर टाल गए, दूसरा तो बर्दाश्त न करेगा। कहीं उससे भी हाथ छोड़ दिया तो क्या आबरू रह जाएगी बताओ। इस ख्याल से उसको क्रोध को और भड़काया। लपका था कि होरी ने दौड़कर पकड़ लिया, उसे पीछे हटाते हुए बोला, अरे ओ हो तो गया, देख लिया, दुनिया ने बड़े बहादुर हो, अब क्या पीस कर जाओगे। हीरा ने अब भी बड़े भाई का अदब करते हुए कहा, सीधे सीधे न लड़ता था, चाहता तो एक झटके में अपना हाथ छुड़ा लेता, लेकिन इतनी बेअदबी ना कर सका। चौधरी की ओर देखकर बोला, अब खड़े क्या ताकते हो, जाकर अपना बांस काटो, मैंने सही कर दिया, 15 रुपए सैकड़े तय है। कहाँ तो पुन्नी रो रही थी, कहाँ झमकर उठी और अपना सर पीट कर बोली, लगा दे घर में आग, मुझे क्या करना है, भाग पूड़िया कि तुम जैसे कसाई के पले पड़ी, लगा दे घर में आग। उसने कलेऊ की टोकरी वहीं छोड़ दी और घर की ओर चली। हीरा गरजा, वहाँ कहाँ जाती है, चल कुएं पर, नहीं खून पी जाऊंगा। पुनिया के पांव रुक गए, इस नाटक पर दूसरा अंक न खेलना चाहती थी। चुपके से टोकरी उठाकर रोती हुई कुएं की ओर चल पड़ी। हीरा भी पीछे पीछे चला। होरी ने कहा, अब फिर मारधाड़ न करना, इससे औरत बेशरम हो जाती है। धनिया ने द्वार पर आकर हाँक लगाई, तुम वहाँ खड़े खड़े क्या तमाशा देख रहे हो, कोई तुम्हारी सुनता भी है कि यूं ही शिक्षा दे रहे हो। उस दिन इसी बहू ने तुम्हें घूंघट की आड़ में दाढ़ी जार कहा था, भूल गए। बहुरिया होकर पराए मर्दों से लड़ेगी तो डांटी ना जाएगी। होरी द्वार पर आकर नटपट खन के साथ बोला, और मैं तुझे इसी तरह मारूं? क्या कभी मारा नहीं है जो मारने के साथ बनी हुई है? इतनी बेदर्दी से मारता तो तू घर छोड़कर भाग जाती। पुनिया बड़ी करमखोर है। ओहो, ऐसे तो बड़े दल वाले हो तुम, अभी तक मार का दाग बना हुआ है। हीरा मारता है तो दुलारता भी है, तुमने खाली मारना सीखा है, दुलार करना तो सीखा ही नहीं है। मैं ही ऐसी हूँ जो तुम्हारे साथ निभा हुआ। अच्छे रहने दो, मैंने अपना मुंह मखाना कर दिया। तू ही रूट रूट नहर भागती थी, जब महीनों खुशामद करता था तभी आकर आती थी। हाँ, जब अपनी गरज सताती थी तब मनाने आते थे लाला, मेरे दुलार से नहीं जाते थे। तो इसी से तो मैं तेरा बखान करता हूँ। वैवाहिक जीवन के प्रभात में लालसा अपनी गुलाबी मादकता के साथ उदय होती है और हृदय के साथ आकाश में अपने माधुर्य के सुनहरी किरणों से रंजित कर देती है। फिर मध्याह्न का प्रखर ताप आता है, क्षण शलभर बगुले उठते हैं, पृथ्वी कांपने लगती है, लालसा का सुनहरा आवरण हट जाता है और वास्तविकता अपने नग्न रूप में सामने आ जाती है। उसके बाद विश्राममय संध्या आती है, शीतल और शांत, जब हम थके हुए पथिकों की भांति दिन भर की यात्रा करके वृतांत कहते हैं, सुनते हैं तटस्थ भाव से, मानो हम किसी ऊंचे शिखर पर जा बैठे हैं जहां नीचे का जन हम तक नहीं पहुंचता। धनिया ने आंखों में रस भरकर कहा, चलो चलो, बड़े बखान करने वाले आए, जरा सा कोई काम बिगड़ जाए तो गर्दन पर सवार हो जाते हो। होरी ने मीठे उल्हाले के साथ कहा,
ले, अब ये तेरी बेइंसाफी मुझे अच्छी नहीं लगती धनिया। बोला से पूछ मैंने तेरे बारे में क्या कहा था। धनिया ने बात बदल कर कहा, देखो गोबर गाय लेकर आता है कि खाली हाथ। चौधरी ने पसीने में लथपथ होकर कहा, मैं तो चलकर बांस गिन लो, कल ठेला उठाकर ले जाऊंगा। होरी ने बांस गिनने की जरूरत न समझी। चौधरी ऐसा आदमी नहीं है, फिर एक आध बांस वैसी ही काट लेगा तो क्या हुआ, रोज ही तो मंगनी बांस काटते रहते हैं। सलाहगो में तो मंडप बनाने के लिए रोज दर्जनों बांस काट ले जाते हैं। चौधरी ने 7.5 रुपए निकालकर हाथ में रख दिए। होरी ने गिनकर कहा, और निकालो, हिसाब से 2.5 और होते हैं। चौधरी ने बुमरावती से कहा, 15 रुपए तो तुम ही ने किया ना। 15 रुपए नहीं, 20 रुपए। हीरा महतो ने तुम्हारे सामने 15 रुपए कहे थे, कहो तो बुला लूं। तय तो 20 रुपए हुए थे चौधरी, अब तुम्हारी जीत है, जो चाहो कहो। 2.5 रुपए निकालने हैं, तुम दो ही दो। मगर चौधरी कच्ची गोलियां खाना खेला था, उसे किसका डर। होरी ने मुंह में ताला पड़ा हुआ था, क्या कहे, माथा ठोक कर रह गया। बस इतना बोला, ये अच्छी बात नहीं है चौधरी, 2 रुपए दबाकर राजा ना हो जाओगे तुम। चौधरी तीक्ष्ण स्वर में बोला, और तुम क्या भाइयों के थोड़े से पैसे दबाकर राजा हो जाओगे। 2.5 रुपए पर अपना ईमान बिगाड़ रहे हो, उस पर से मुझे उपदेश दे रहे हो। अभी पर्दा खोल दूं तो सर नीचा हो जाए। होरी पर जैसे सैकड़ों जूते पड़ गए। चौधरी तो रुपए सामने जमीन पर रखकर चला गया, पर वह नीम के नीचे बैठा देर तक पछताता रहा। वह कितना लोभी और स्वार्थी है, उसे आज इसका पता चला। चौधरी ने 2.5 रुपए दे दिए होते तो खुशी से कितना फूला समाता। अपनी चालाकी को सराहते हुए बैठे बिठाए 2.5 रुपए मिल गए। ठोकर खाकर ही तो हम सावधानी के साथ पग उठाते हैं। धनिया अंदर चले गई थी, बाहर आई तो रुपए जमीन पर पड़े हुए थे। गिनकर बोली, और रुपए क्या हुए, 10 ना चाहिए। होरी ने लंबा मुंह बनाकर कहा, हीरा ने 15 रुपए में दे दिए, मैं तो क्या करता। हीरा 5 रुपए में दे दे, हम नहीं देते इन दामों में। वह मारपीट हो रही थी, मैं बीच में क्या बोलता। होरी ने अपनी पराजय अपने मन में ही डाल ली, जैसे कोई चोरी से आम तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़े और गिर पड़ने पर धूल चाटता हुआ उड़ खड़ा हो और कोई देख ना ले। जीतकर आप अपने आप से ही धोखेबाजियों की डींग मार सकते हैं। जीत से सब कुछ साफ है, हार की लज्जा तो पी जाने की वस्तु है। धनिया पति को फटकारने लगी। ऐसे सुअवसर उसे कम मिलते थे। होरी उससे चतुर था, पर आज बाजी धनिया के हाथ में थी। हाथ मटकाकर बोली, क्यों ना हो भाई, भाई ने 15 रुपए कह दिए तो तुम कैसे टोकते। अरे राम राम, लाडले भाई का दिल छोटा हो जाता है कि नहीं। फिर जब इतना बड़ा अनर्थ हो रहा हो, लाडली बहू के गले पर छुरी चल रही थी, तब तुम भला कैसे बोलते। उस वक्त तुम्हारा सरबस लूट लेता तो तुम साधु ना होते। होरी चुपचाप सुनता रहा, मिनका तक नहीं। झुंझलाहट हुई, क्रोध आया, खून खौला, आंख चली, दांत पीसे, लेकिन बोला नहीं। चुपके से कुदाल उठाया, ऊख गोड़ने चला। धलिया ने कुदाल छीन कर कहा, अभी क्या सवेरा है जो ऊख गोड़ने चले। सूरज देवता माथे पर आ गए हैं, नहाने धोने जाना है, रोटी तैयार है। होरी ने घुन्ना कर कहा, मुझे भूख नहीं। धनिया ने जले पर नून छिड़का, हाँ काहे की भूख लगेगी, भाई ने बड़े बड़े लड्डू खिला दिए होंगे ना, भगवान ऐसा सपूत सबको दें।